हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। हम लोग सिंटैक्स पढ़ रहे थे। सिंटैक्स के अंतर्गत हमने 2 वीडियो बना ली है, जिसमें हमने 10 नियम तक पढ़ लिए थे। रूल 10 तक हमारा हो गया था। आज हमारी तीसरी वीडियो है, इसमें हम लोग 11वें नियम से पढ़ते हैं। देखिए, अगर एडजेक्टिव होते क्या हैं। जैसे कोई व्यक्ति कैसा है या कोई वस्तु कैसी है, वो एडजेक्टिव होता है। जैसे काला, पीला, गोरा, स्मार्ट, ब्यूटीफुल, ये सब एडजेक्टिव होते हैं ना। गरम, ठंडा, ये सब एडजेक्टिव है, विशेषण है। तो ये कह रहा है 11वां नियम कि यदि दो एडजेक्टिव्स एंड से जुड़कर किसी सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले। अब सिंगुलर कॉमन नाउन क्या होता है? अब जैसे कॉमन नाउन में जैसे मान लीजिए कुत्ता, बिल्ली, कैट, डॉग, ना, मैन, वुमेन। अब इसमें अगर मान लीजिए कि किसी पर्टिकुलर, मान लीजिए बिल्ली है और मेरे पास एक बिल्ली है, उसका नाम कैट है या सुनहरी है, तो वो एक प्रॉपर नाउन हो जाएगा। लेकिन ये कह रहा है कि दो एडजेक्टिव अगर एंड से जुड़े हों और उसके बाद कोई कॉमन नाउन आता है, सिंगुलर कॉमन नाउन आता है, ठीक है, और पहले वाले एडजेक्टिव के पहले कोई इंडेफिनेट आर्टिकल आता है। जैसे इंडेफिनेट आर्टिकल ए और एन होता है, डेफिनेट आर्टिकल द होता है। तो अगर पहले वाले के पहले इंडेफिनेट आर्टिकल ए और एन आ जाता है, तो इसका मतलब ये होता है कि वह वस्तु एक ही है, ठीक है, उसी के बारे में बताया जा रहा है। जैसे मान लीजिए, देखिए, ब्लैक एंड वाइट, ब्लैक भी एडजेक्टिव है, वाइट भी एडजेक्टिव है, और पहले वाले के पहले इंडेफिनिट आर्टिकल आ गया, फिर इसके बाद हमारा कॉमन नाउन आ गया, ठीक है ना, सिंगुलर कॉमन नाउन आ गया। इसका मतलब बिल्ली एक है जो काली भी है और सफ़ेद भी है, 2 रंग की बिल्ली है, और एक ही बिल्ली है लेकिन कलर उसके दो कलर के बाल हैं उसके, काले भी और सफ़ेद भी। तो अ ब्लैक एंड अ वाइट कैट म्यूइंग, म्यू मतलब होता है बिल्ली के बोलने को म्यू कहते हैं, ये सही होगा। लेकिन अगर हम कहेंगे ए ब्लैक एंड वाइट कैट वर म्यूइंग, तो वर तो गलत होता ही है क्योंकि सिंगुलर के साथ वर नहीं लगता। अब इसमें देखिए क्या कह रहा है कि अगर एडजेक्टिव्स एंड से जुड़े हों और सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले आ जाते हैं ये एडजेक्टिव, और दोनों के पहले इंडेफिनिट आर्टिकल ए या एन आ जाता है, तो इसका मतलब होता है दो अलग अलग चीज़ें हैं, दो अलग अलग व्यक्ति या वस्तु हैं, ठीक है, अलग अलग व्यक्तियों का बोध होता है। तो इससे हम क्या करते हैं, प्लूरल मानते हैं, फिर हम लोग सिंगुलर नहीं मानते। अब जैसे ए ब्लैक एंड अ वाइट कैट वर म्यूइंग, मतलब एक बिल्ली काली है और एक बिल्ली सफ़ेद है, तो 2 बिल्लियाँ होंगी तो प्लूरल हो जाएगा, इसलिए ये सही होगा। और अगर हम कहें ए ब्लैक एंड अ वाइट कैट वॉज म्यूइंग, तो ये गलत हो जाएगा। रूल नंबर 12 देखते हैं क्या कह रहा है। यदि दो सिंगुलर नाउन्स एंड से जुड़े हों तथा फर्स्ट सिंगुलर नाउन के पहले ईच और एवरी का प्रयोग हो, या प्रत्येक सिंगुलर नाउन के पहले ईच या एवरी का प्रयोग हो, तो इसे सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। अतः इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। जैसे ईच पेन एंड पेंसिल इज रेड, मतलब प्रत्येक पेन और पेंसिल लाल है, तो मतलब एक एक की बात हो रही है। हम या तो कहें कि ईच पेन एंड ईच पेंसिल, तो भी हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या लगेगी, इज ही लगेगी, ठीक है ना, इज रेड हो जाएगा। अगर हम कहें ईच पेन एंड ईच पेंसिल आर रेड, तो ये गलत माना जाता है क्योंकि ये एक का बोध ही कराता है, भले एंड से जुड़ा है ईच, लेकिन अगर पहले वाले के अगर पहले ईच आ गया, पहले नाउन के पहले, सिंगुलर नाउन के पहले, या दोनों नाउन के पहले ईच आ रहा है, तो भी सिंगुलर ही माना जाएगा, ठीक है। अगर हम कहें एवरी बॉय एंड गर्ल इज लेबोरियस होगा, आर लेबोरियस नहीं होगा। या हम कहें एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल, तो भी इज लेबोरियस ही होगा। अगर हम कहें एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल आर लेबोरियस, तो ये गलत हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट नियम है, बहुत ध्यान से समझिएगा। एक बार ना समझ में आए, 2 बार वीडियो देखिए, 3 बार देखिए, जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो तब तक देखिए। अब देखिए अगला रूल देखते हैं। रूल नंबर 13 कह रहा है कि ईच का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में होने पर इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। अब देखिए, ईच एक ऐसा वर्ड है जो सब्जेक्ट के रूप में भी आता है और किसी सिंगुलर नाउन के पहले भी आता है, तो भी एक का ही बोध कराता है। अगर कहें ईच हैज़ अ पेन, मतलब प्रत्येक के पास पेन है। अगर हम कहेंगे ईच हैव अ पेन, तो ये गलत हो जाएगा, जैसे नीचे दिया हुआ है। तो क्या कह रहा है, प्लूरल नाउन और प्लूरल प्रोनाउन के बाद ईच का प्रयोग हो तो, प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन के बाद ईच का प्रयोग हो तो इसे प्लूरल माना जाता है, तथा इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से देखिएगा। जैसे वी ईच हैव अ पेन, क्यों? क्योंकि ये प्लूरल सब्जेक्ट आ गया हमारा, ठीक है ना। तो वी हमारा प्लूरल नाउन है, ठीक है, बल्कि प्लूरल प्रोनाउन है। तो वी ईच हैव अ पेन, वी के तुरंत बाद ईच आएगा, तो हम वी ईच हैज अ पेन नहीं करेंगे, ये ध्यान से देखिएगा। अब जैसे वी ईच हैज अ पेन गलत हो जाएगा। द बॉयज ईच हैव अ वॉच, तो ये देखिए हमारा नाउन है जो कि प्लूरल नाउन है,
प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, ये पीएस लिखा है ना, तो वी द बॉयज के बाद अगर ईच आ रहा है तो हम सिंगुलर नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमारा नाउन जो है वो प्लूरल है। द बॉयज ईच हैव अ वॉच होगा, द बॉयज ईच हैज अ वॉच गलत हो जाएगा। अब रूल नंबर 14 देखते हैं। रूल नंबर 14 क्या कहता है? हर नियम बहुत महत्वपूर्ण है, एकदम मनन करिए, एकदम आंख बंद करके सुनिएगा, वीडियो को देख के भी सुनिए, फिर बंद करके भी सुनिए, एकदम मजा आ जाना चाहिए। ईच ऑफ और आइदर ऑफ और नाइदर ऑफ के बाद अगर प्लूरल नाउन आता है या प्लूरल प्रोनाउन आता है तो सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो, ठीक है ना, तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। कैसे? देखिए, ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, अगर ये आ जाएगा, फिर इसके बाद कोई प्लूरल नाउन आ जाए या प्लूरल प्रोनाउन आ जाए और ये सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो, तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट नियम। जैसे ईच ऑफ आ गया ना, ईच ऑफ दीज 4 पेन्स, देखिए प्लूरल हमारा नाउन आ गया, इज रेड होगा, ठीक है ना, क्योंकि हमारी जो प्रपोजिशन होती है, एक नियम ये भी समझ लीजिए कि जो हमारी प्रपोजिशन होती है उसके पहले वाले के हिसाब से ही हमारी हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया लगती है, ठीक है ना। ये भी नियम यहाँ पे देख लीजिए, जो ऑफ क्या है, हमारी प्रपोजिशन है, उसके पहले क्या है, ईच आया तो ईच के हिसाब से इज लगाइए। और नियम के हिसाब से समझेंगे तो ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ के बाद अगर प्लूरल नाउन आता है या प्लूरल प्रोनाउन आता है और वो सब्जेक्ट के रूप में आते हैं सेंटेंस के, तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब हमेशा सिंगुलर ही लगती है। जैसे ईच ऑफ दीज 4 पेन्स आर रेड गलत हो जाएगा। जैसे आइदर ऑफ दोज 2 बॉयज इज जेंटल, ठीक है ना, तो ये ऑफ के पहले आइदर ऐसे समझ लीजिए, तो हमारा जो है इज लगेगा। इसी तरह आइदर ऑफ दोज बॉयज आर जेंटल गलत हो जाएगा। नाइदर ऑफ यू नोज इंग्लिश, तो नोज ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, तो नाइदर हमारा सिंगुलर है, तो सिंगुलर के हिसाब से ऐसे ये लगता है, हमने पढ़ा हुआ है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, तो इसलिए ये सही है। नाइदर ऑफ यू नो इंग्लिश गलत हो जाएगा। जैसे नाइदर ऑफ दीज 2 स्टूडेंट्स इज लेबोरियस, तो ये क्या होगा, ये सही होगा, क्योंकि नाइदर के हिसाब से ये लगेगा। और नाइदर ऑफ दीज 2 स्टूडेंट्स आर लेबोरियस गलत हो जाएगा। ईच ऑफ देम वॉज अ रॉबर, तो उनमें से प्रत्येक क्या है, लुटेरा है, रॉबर है, ये सही होगा। अगर ईच ऑफ देम वर अ रॉबर तो ये गलत हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट नियम है, बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। अगला नियम देखते हैं, 15 नियम। नियम नंबर 15 क्या कह रहा है? ईच, एवरी, आइदर, नाइदर के बाद अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन आता है और वो किसी वाक्य के सब्जेक्ट यानी कि कर्ता के रूप में कार्य करता है, तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे ईच बॉय, तो ईच आया, उसके तुरंत बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन यानी कि जिसको हम गिन सकते हैं, तो बॉय को गिन सकते हैं, और बॉय सिंगुलर है, बॉयज प्लूरल हो जाता है, तो वो प्लूरल काउंटेबल नाउन हो जाता है अगर बॉयज होता है। तो ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन मतलब सिंगुलर बॉय आया। तो ईच बॉय वॉज हैंडसम होगा, ईच बॉय वर हैंडसम गलत हो जाएगा। इसी तरह आइदर पेन राइट्स वेल, तो ये क्या होगा, ये सही होगा। अगर आइदर पेन राइट वेल करेंगे तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है ना। ये सिंगुलर हम लोग ट्रीट करते हैं इसको। नोट क्या कह रहा है? ईच, आइदर तथा नाइदर को डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस कहा जाता है। ये याद रखिएगा, प्रोनाउन चैप्टर पढ़ेंगे तो ये आएगा। ईच, आइदर, नाइदर को डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस कहा जाता है। दूसरा क्या कह रहा है? ईच, एवरी, आइदर तथा नाइदर का प्रयोग नाउन के पहले हो तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं, ठीक है ना। ये नियम याद रखिए कि अगर नाउन के पहले कुछ भी आ जाता है तो एडजेक्टिव ही होता है, ठीक है ना। यहाँ तक कि ए बॉय में, बॉय नाउन है, उसके पहले ए आया तो ए आर्टिकल है, वो भी एक एडजेक्टिव ही है, ठीक है ना। तो नाउन के जस्ट पहले कुछ भी आ जाता है तो एडजेक्टिव होता है। यही कह रहा है कि ईच, एवरी, आइदर तथा नाइदर का प्रयोग अगर नाउन के जस्ट पहले हो तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होते हैं, लेकिन वैसे तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस होते हैं, ठीक है ना। नोट नंबर 1 क्यों कह रहा था। तीसरा देखते हैं, ईच का प्रयोग प्रत्येक के अर्थ में 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए होता है, ठीक है ना। ईच का प्रयोग 2 या 2 से अधिक वस्तुओं के लिए। मान लीजिए हमारे पास 2 पेंसिल है या 2 पेन है, जैसे मान लीजिए हमारे पास 2 पेन है, तो ईच की बात करेंगे तो प्रत्येक की बात होगी, ये भी और ये भी। अगर मान लीजिए हमारे पास 3 पेन है तो भी प्रत्येक की बात होगी, ये भी और ये भी, ठीक है ना। लेकिन जब 2 की बात होती है तो आइदर की बात होती है, यानी कि ये भी और ये भी, तब 2 से ज़्यादा की बात नहीं होती। और नाइदर की बात जब होती है तो भी 2 की बात होती है, ना तो ये ना तो ये ध्यान देने वाली बातें हैं। देखिए दे रहा है, आइदर का प्रयोग 2 से कोई एक के अर्थ में होता है, वस्तु या व्यक्ति। जैसे मैंने कहा ना, आइदर का प्रयोग या तो ये हैं 2 ही, और नाइदर का प्रयोग 2 में से कोई भी नहीं के लिए अर्थ में होता है, व्यक्ति या वस्तु के लिए। देखिए 2 चीजें हैं, मुझे
एक भी पेन नहीं चाहिए, ना इधर पेन चाहिए, ना तो ये चाहिए और ना ही ये चाहिए, तो दो में कोई नहीं चाहिए, और दोनों में एक चाहिए तो आइदर ये दे दो या आइदर ये दे दो, ठीक है ना। अब अगला नियम क्या कहता है, छठवां नियम कि एवरी का प्रयोग प्रत्येक के अर्थ में दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए होता है, ठीक है ना। ईच आइदर तो देख लिया, अब एवरी की बात होती है तो इसका अर्थ भी प्रत्येक के लिए होता है, लेकिन दो या दो से अधिक के लिए होता है। ईच तथा एवरी का प्रयोग दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए बिना किसी अंतर का होता है, ठीक है ना। जैसे ईच और एवरी दोनों का प्रयोग दो से अधिक व्यक्तियों के लिए या वस्तुओं के लिए बिना किसी अंतर के होता है, ठीक है ना। मतलब ईच का भी अर्थ वही निकलता है और एवरी का भी अर्थ वही निकलता है, ठीक है ना। तो आज हम लोगों ने 16 रूल तक पढ़ लिया, अब 17 रूल से जो है हम लोग अगली वीडियो में पढ़ते हैं, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स। और हाँ फ्रेंड्स, प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें अगर वीडियो पसंद आई हो तो। धन्यवाद।